स्पेशल सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। बिजली बिल पर दिल्ली में संग्राम, डीआरसी के बैठक में जोरदार हंगामा, बीजेपी और केजरीवाल का प्रदर्शन। बिहार एनडीए में बढ़ी दरार, जेडीयू नेता जय नारायण निषाद का बयान, बीजेपी है मीठा जहर, गिरिराज ने की ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई की मांग। आशा भोसले की बेटी वर्षा ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, मुंबई के परेड रोड इलाके की घटना, पहले भी कर चुकी हैं आत्महत्या की कोशिश। और 80 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई दुनिया को ताकत, हिंडन एयरबेस पर वायुसेना का शानदार प्रदर्शन। आज के दौर में गांधी नेहरू परिवार की सियासी हैसियत को सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन अब गांधी के इसी कुनबे के ऊपर आरोपों का एक कतरा उछला है और उसके हमले की जद में है सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी के पति और देश के जाने माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, राजनीति में कूदने का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कुछ दिनों पहले गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला और डीएलएफ से उनके कथित रिश्तों पर सवाल खड़े किए। अब रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से इसका जवाब आया है, लेकिन टीम केजरीवाल ने वाड्रा की दी गई सफाई की गुगली पर एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आकर हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं केजरीवाल और रॉबर्ट वाड्रा की। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को पूरी तरह से आधारहीन और गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया है। वाड्रा ने कहा कि जो बात मैंने मजाक में लिखी थी उसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई है, इसीलिए वो अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर रहे हैं। वाड्रा ने यह भी कहा कि वो अपना दोबारा नया अकाउंट खोलेंगे और जो लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं वो उन्हें फेसबुक पर ईमेल के जरिए लिंक भेज सकते हैं। डीएलएफ ने केजरीवाल के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने भी केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है कि नई पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए केजरीवाल उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। तीनों पक्षों की तरफ से हो रहे इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता लगाना अब मुश्किल लग रहा है। आइए देखते हैं कि अरविंद के आरोपों का उन्हें क्या जवाब मिला। आरोप नंबर 1, बिना ब्याज के कर्ज क्यों? टीम केजरीवाल का ये आरोप है कि वाड्रा को बिना ब्याज के ही 65 करोड़ का लोन दिया गया, लेकिन डीएलएफ का ये कहना है कि 65 करोड़ लोन नहीं थे, बल्कि वो जमीन खरीदने के लिए बतौर पेशगी के तौर पर दिए गए थे। आरोप नंबर 2, वाड्रा को कम कीमत पर प्रॉपर्टी क्यों? टीम केजरीवाल का ये भी आरोप है कि वाड्रा ने डीएलएफ से पैसे लेकर डीएलएफ के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे। सफाई में डीएलएफ ने कहा है कि कोई भी डीएलएफ ग्रुप से पैसे कमाकर डीएलएफ के प्रोजेक्ट में निवेश कर सकता है। आरोप नंबर 3, सस्ते में होटल की हिस्सेदारी क्यों बेची? टीम केजरीवाल का ये भी आरोप है कि दिल्ली के साकेत में हिल्टन गार्डन इन में डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को 50% हिस्सा सिर्फ 32 करोड़ में बेचा था, जबकि इसका बाजार भाव 150 करोड़ था। डीएलएफ ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि होटल की कुल कीमत 150 करोड़ की आंकी गई थी। उस वक्त होटल पर 80 करोड़ का कर्ज था, इसलिए इक्विटी 70 करोड़ की रह गई थी। उस वक्त होटल पर 80 करोड़ का कर्ज था,
इसलिए इक्विटी 70 करोड़ की रह गई थी। इस हिसाब से होटल की 50% हिस्सेदारी वाड्रा की स्काईलाइट ग्रुप को 35 करोड़ रुपए में बेची गई। आरोप नंबर 4, वाड्रा की संपत्ति में काले धन का इस्तेमाल। टीम केजरीवाल ने ये आरोप लगाया है कि वाड्रा की संपत्ति में काला धन लगा है, जबकि डीएलएफ का ये कहना है कि डील में बिना हिसाब किताब के काले धन का इस्तेमाल नहीं किया गया। रॉबर्ट वाड्रा ने भी टीम केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन उन्होंने तथ्यों के आधार पर जवाब देने की बजाय टीम केजरीवाल की नीति और नीयत पर ही सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की तरफ से लगाए गए आरोपों का अब जवाब दिया है रॉबर्ट वाड्रा ने और साथ ही साथ डीएलएफ ने भी। फिलहाल पूरी जानकारी के साथ सीधे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चैनल वन न्यूज संवाददाता नवनीत। नवनीत, जिस तरीके से सफाई का सभी को इंतजार था कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनकी टीम की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो आखिर कितने सत्य हैं? यहाँ सफाई रॉबर्ट वाड्रा को देनी थी, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी और आखिरकार उन्होंने अपनी जुबान खोली और साफ कह दिया कि जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है और जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कर रही है वो सस्ती लोकप्रियता का कारण है। देखिए, यहाँ निश्चित तौर पे जो अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे रॉबर्ट वाड्रा में, तो 2 दिन बाद उन्होंने इस चीज पे सफाई दी है। पहले तो उन्होंने अपने जो फेसबुक के पेज के माध्यम से उन्होंने सफाई देने की कोशिश करी और ये जो कुल मिला के ये है कि रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि सोनिया गांधी के दामाद है और ये जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे काफी गंभीर आरोप उन पे लगाए गए थे। जो 3 साल के अंदर में 50 लाख से जो 300 करोड़ रुपए की जो बात कही गई थी, तो निश्चित तौर पे रॉबर्ट वाड्रा को इसका खंडन तो करना ही था और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ने भी इसका पुरजोर खंडन किया। जैसे अरविंद केजरीवाल ने उस दिन आरोप लगाया था उसके तुरंत बाद चाहे राशिद अलवी रहे हो, चाहे वो राजीव शुक्ला रहे हो, चाहे मनीष तिवारी रहे हो, खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी इन सारे विवाद का खंडन किया है। बिल्कुल, यहाँ बचाव में तो रॉबर्ट वाड्रा के कई लोग उतरे, कई राजनीतिक हस्तियां उतरी, लेकिन बड़ा सवाल ये हुआ है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए और इसे लेकर जो सफाई पेश की गई है, चाहे बात रॉबर्ट वाड्रा की करे या फिर डीएलएफ की करे, कहीं ना कहीं वो बात हजम नहीं होती। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ स्टैंड लिया जाएगा, उनका क्या कहना है? जो सफाई डीएलएफ ने पेश की है उसे लेकर वो क्या सोच रहे हैं, कितना उस सफाई को मानने के लिए तैयार है अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, अरविंद ने जैसी रॉबर्ट वाड्रा का जो अरविंद का यह साफ कहना था कि ये जवाब जो है इसे जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। और रॉबर्ट वाड्रा को उनको जनता के पैसे उनको जो सुरक्षा मिलती है वो जनता के पैसे से मिलती है, जो उनको घर मिला हुआ है वो जनता के पैसे से है, तो उनकी सीधे जिम्मेवारी जो है जनता के प्रति बनती है। रॉबर्ट वाड्रा कोई आम आदमी नहीं है, वो देश की जो सत्ता का केंद्र है, जो केंद्र से महिला चला रही उनके दामाद है। तो निश्चित तौर पर जो अरविंद का कहना है कि वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और वो जल्द ही उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही और भी खुलासा करेंगे रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। बिल्कुल, बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है। अरविंद केजरीवाल आज जिस तरीके से डीआरसी के ऑफिस पहुंचे हुए हैं, वहां पर उनकी तरफ से हंगामा भी जारी है। मुद्दा बिजली का है, बिजली के बड़े बिलों का है और लगातार हो रही अनियमितताओं को लेकर है। यहां पर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल बोले और किस तरीके से उन्होंने दिल्ली सरकार का घेराव किया? जी माफ कीजिएगा, मुझे आप आवाज नहीं आ रही, एक बार आप सवाल दोहराएंगे? जिस तरीके से नवनीत बात अरविंद केजरीवाल की हो रही है, उनके आरोपों की हो रही है, लगातार जिस तरीके से इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर तो जारी है, बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की खासतौर पर हम बात करें, आज उन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, बिजली कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। अपने तमाम बड़े समर्थकों के साथ वो पहुंचे हुए वहां पर लोगों का साथ दे रहे हैं। बिजली को लेकर हो रही अनियमितताएं, बिजली बिलों को लेकर हो रही गड़बड़ी, इस मुद्दे को उठाते हुए पूरी तरह से मोर्चा खोला हुआ है उन्होंने सरकार के खिलाफ। आज इस मंच पर क्या कुछ बोले अरविंद केजरीवाल? हेलो, माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, लगता है आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है और अपने इस ऐलान के बाद सरकार को घेरने के लिए वो पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। आपको बताते चले कि 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस लोकसभा चुनाव में नई पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल उतरेंगे। इतना ही नहीं, अगर अपने आप को मजबूत करना है, जनता के बीच जाना है, अपनी छवि को सुधारना है और एक मजबूत छवि के साथ जनता के बीच पहुंचे, इस प्रयास को कह सकते हैं पुख्ता करने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार कोशिशें भी जारी हैं। पहले उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद और
प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाया, सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आखिर ये मेहरबानी डीएलएफ की तरफ से क्यों की गई रॉबर्ट वाड्रा के पास उनके साथ। और अब उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को घेरने का मन बनाया है। बिजली के मुद्दे को, इतने बड़े मुद्दे को उठाते हुए डीईआरसी के ऑफिस अपने समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। समय से नवनीत बने हुए हैं उस जगह पर डीईआरसी के दफ्तर से जहां पर अरविंद केजरीवाल का हल्ला बोल जारी है। यहां पर जिस तरीके से हम लगातार अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर रहे हैं, उनके आरोपों की चर्चा कर रहे हैं, उनके हमलों की चर्चा कर रहे हैं, नवनीत एक और हमला दिल्ली सरकार पर यहां पर अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। बिजली कंपनियों को पूरी तरह से उन्होंने घेरा है, पहुंचे हुए हैं वहां अपने समर्थकों के साथ और बिजली में हो रही, बिजली बिलों को लेकर हो रही गड़बड़ी को लेकर इस मुद्दे को उठाया अरविंद केजरीवाल ने और जमकर विरोध कर रहे हैं वो सरकार का। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इससे पहले मैं आपको यहाँ की जानकारी देना चाहूंगा कि जो यहाँ पर सुबह से ही आज प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। जो बिजली दफ्तर का जो ऑफिस है यहाँ पे सुबह से प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। सबसे पहले सुबह विजय गोयल अपने समर्थकों के साथ आए और उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया। उन्होंने जो यहाँ के जो चेयरमैन है, जो बिजली विभाग के चेयरमैन है, उनको लगातार 2 घंटों तक बंधन बना के रखा और उनसे कहा कि या तो इस्तीफा दे या फिर जो टेंडर है, नए टेंडर को खोला जाए ताकि जो नए दूसरे कंपनी आ सके। उसके थोड़ी देर बाद यानी लगभग 2 बजे करीब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल आए और अरविंद केजरीवाल सीधे बीजेपी का जो मंच लगा था उस मंच पे चले गए और मंच पे उन्होंने हुंकार भरी और जो कांग्रेस सरकार और खासकर शीला सरकार के खिलाफ वहां से उन्होंने मोर्चा खोला। साथ ही उन्होंने उसी मंच से बीजेपी को भी कोसा और बीजेपी से सीधे सवाल की कि आखिर बीजेपी इन बाकी अभी जो इतना मुद्दा उठा रही है, इससे पहले क्या कर रही थी। तो अरविंद अपने अभी भी यहाँ पे उनके अरविंद तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनके समर्थक अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं और लगातार कांग्रेस सरकार और बिजली कम करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नवनीत कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ही मंच पर पहुंचकर बीजेपी को कोसते नजर आए, लेकिन बड़ा सवाल उन्होंने उठाया क्योंकि जाहिर सी बात है ये सवाल ना सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि जो तमाम मीडिया है, तमाम जो कह सकते हैं जो चैनल्स हैं, उनकी तरफ से भी उठाया जा रहा है। चैनल वन न्यूज भी ये सवाल दोहरा चुका है, बार बार इस सवाल को उठा रहा है कि आखिर अभी तक बीजेपी कहां थी। ये जो बिजली का मुद्दा है, बिजली की जो समस्या है, इससे 2-4 जनता को बहुत पहले से ही होना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी क्या कर रही थी। अरविंद केजरीवाल जाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि अगर ज्यादा बिल आए तो वो ना चुकाएं। जब अरविंद केजरीवाल अपने स्टैंड को लेते हैं यानी कि कदम उठाते हैं, उसके बाद जाकर अब बीजेपी को यह लगता है कि कहीं तीसरे मोर्चे के रूप में कहीं तीसरा विकल्प जनता के सामने अरविंद केजरीवाल ना हो, कांग्रेस को नकारते हुए, बीजेपी को नकारते हुए कहीं अरविंद केजरीवाल का जनता साथ ना दे दे, इसी डर से बीजेपी पहुंची यहां पर विरोध करने के लिए। जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है बिल्कुल ठीक है कि जो बीजेपी है, भाजपा है, उसको मालूम है कि बिजली जो है आम जनता की जरूरत है और आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब अरविंद केजरीवाल इस मुद्दा को लेकर जब उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन छोड़ा, उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो बीजेपी किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगी कि ये आंदोलन जो है वो उस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल को फायदा मिले। देखिए अगले साल दिल्ली के अंदर में चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव के मद्देनजर भी बीजेपी तैयारी कर रही है और ये मैसेज देना चाह रही है कि वो भी जनता के सब मुद्दों को उठाती है और जनता के मुद्दों के लिए खड़ा रहती है। निश्चित तौर पे ये सवाल खड़ा किया है और निश्चित तौर पे मीडिया ने भी सवाल किया है कि आखिर जो बाकी दो सालों तक यानी जो बाकी बिजली के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, बिजली के दाम और जो बिजली में गड़बड़ियां चल रही है लंबे समय से चल रही है, तो इतने समय तक जो बीजेपी है वो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही थी और क्यों वो जनता के बीच में जनता को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है नवनीत, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है। केंद्र की बात करें, केंद्र में भी विपक्षी पार्टी बीजेपी है, विपक्ष में बैठी हुई है, विपक्षी है बीजेपी, लेकिन बावजूद इसके कभी विपक्ष की भूमिका को सही तरीके से बीजेपी निभाती नजर नहीं आई। कभी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से और जोर शोर से बीजेपी ने नहीं उठाया। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आह्वान के बाद, अरविंद केजरीवाल के हल्ला बोलने के बाद जो स्टैंड बीजेपी ने लिया है, इसे लेकर जनता की क्या राय है, जनता की इसे किस तरीके से देख रही है, क्योंकि जनता सब कुछ समझती है। वोट देने का हक जनता के पास है, जनता ही चुनेगी अपने उस उम्मीदवार को, उस विकल्प को जो उसे सही रास्ता दिखा सके, उसकी दिक्कतों को दूर कर सके। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल के बाद अब जो बीजेपी स्टैंड ले रही है, उसे लेकर जनता क्या सोचती है? क्या वाकई में बीजेपी संजीदा है जनता की परेशानियों को लेकर या सिर्फ एक दिखावा कर रही है जनता के बीच?
देखिए, यहाँ की जो जनता, जो आम जनता जो है, जो आज बिजली के दफ्तर में अपने बिजली के बिल लेके आई हुई थी, किसी के बिजली का बिल जो है वो दुगना से तिगुना बढ़ा दिया गया था। तो निश्चित तौर पे जनता से जब हमने सवाल किया और जनता से जब मैं बात करने की कोशिश की, तो जनता का सिर्फ सीधा कहना है कि किसी तरह उन्हें इस भ्रष्टाचार, ये जो महंगाई देश में व्याप्त है, जो उनका जीवन व्यापन मुश्किल होता जा रहा है, उससे मुक्ति चाहती है। वो मुक्ति अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से आए, वो मुक्ति भाजपा के आंदोलन से आए। जनता का जो सीधा कहना है कि जो उन्हें इस महंगाई से और ये जो बिजली का जो बोझ उन पे पड़ रहा है, वो उनसे मुक्ति दिलाएगा, वो उनके साथ जाएगी। बिल्कुल नवनीत, जनता जनार्दन है, सब कुछ समझती है। जो उसके हक की बात करेगा, उसके पक्ष में आवाज उठाएगा, उसी का साथ ये जनता देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज डीईआरसी के कार्यालय में एक बैठक थी। वो बैठक थी टैरिफ को लेकर। जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं उसे लेकर लगातार लोग विरोध कर रहे थे और उसी के चलते ये बैठक बुलाई गई थी कि ताकि लोगों की परेशानियों को सुना जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में क्या कोई फैसला लिया जा सका है कि जो टैरिफ पहले थे वापस वही रहेंगे टैरिफ, या जो बढ़ाने का फैसला डीईआरसी ने लिया, जो प्रस्ताव पेश किया, उस पर अमल किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो बिजली जो चेयरमैन है, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी मीटिंग करेंगे। मीटिंग में जो फैसला आएगा, उस पे वो फैसला वो उसको ही जनता के सामने लेके जाएगा। निश्चित तौर पे जब अरविंद के लोग, यानी अरविंद और मनीष सिसोदिया ने उनसे बात करने की कोशिश किया गया, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने गेट के बाहर दूसरी तरफ से ही उन्होंने अरविंद और मनीष को भी आश्वासन दिया है कि वो एक हफ्ते के अंदर इस पे कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगे और जिससे जनता को राहत मिल सके। बिल्कुल, तो ठोस कदम उठाने का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन ये आश्वासन पहले भी जनता को मिल चुके हैं और इसी आश्वासनों के आधार पर ही जनता जी रही। लेकिन बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। अपने दर्शकों को हम लगातार बताते चले, जिस तरीके से बिजली मुद्दे को लेकर पैनल पहले भी चैनल वन न्यूज अपनी आवाज को बुलंद करता रहा है। हमने जनता से जुड़े मुद्दे, यानी कि बिजली की समस्या को उठाया था, चाहे वो बात बिजली की कटौती को हो, अंधाधुंध कटौती के मुद्दे की बात हो, या फिर मीटरों की जो गड़बड़ियां चल रही थी, जिस तरीके से बिजली आप इस्तेमाल करें या ना करें, लोग करते थे या नहीं करते थे, बावजूद इसके अंधाधुंध बिजली का बिल उनके आता था। और इसी वजह से चैनल वन न्यूज ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया भी। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की करें, तो उसने कभी भी संजीदगी से इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया, जिसकी वजह से जो दबाव सरकार के ऊपर बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। अब बड़ा सवाल नवनीत ये है कि देखा देखी भले ही बीजेपी ने कदम उठाया हो, भले ही बीजेपी जनता की हक की बात कर रही हो, लेकिन ये विरोध, ये हल्ला बोल, क्या यही डीईआरसी दफ्तर के साथ ही खत्म हो गया या आने वाले वक्त में बीजेपी ने कुछ रणनीति भी बनाई है? देखिए, इस सवाल को लेकर जब हम विजय गोयल से तभी सवाल पूछा गया कि अब आगे, यहां तो उन्हें आश्वासन दे दिया गया है कि वो एक हफ्ते के बाद आप आइए, तो इसके बाद वो क्या करेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा जो है आरडब्ल्यूए, जितने आरडब्ल्यूए हैं उनकी मीटिंग करेगी वो, और जो जितने भी क्लस्टर और झुग्गी बस्ती जो है दिल्ली के अंदर में, उनके बीच में जाएगी, उनकी मीटिंग करेगी और इस आंदोलन को बड़ा रूप देगी। मैंने पहले भी कहा कि भाजपा इस मुद्दे को अब नहीं खोना चाहती। वो 2013 जो चुनाव है दिल्ली के अंदर में, उसको लेकर उसको मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है और उसका साफ है कि बिजली जो है आम जनता से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से वो आम जनता तक कहीं ना कहीं अपनी बात और अपनी बातें पहुंचा सकती है। तो निश्चित तौर पे विजय गोयल का जो कहना था कि वो आगे भी इस आंदोलन को लेकर जाएंगे, अगर एक हफ्ते के बीच में किसी तरह का ठोस निर्णय नहीं आता और बिजली की दरों में कुछ कमी नहीं आती है, तो बड़ा आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर किया जाएगा। तो शुक्रिया रवनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा बिजली के मुद्दे को लेकर, लेकिन यह आंदोलन कब होगा और क्या इसका फायदा लोगों को मिल सकेगा? क्या वाकई में सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? वो सरकार जो यही रोना रोती आई है कि बिजली कंपनियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो पहले भी चैनल वन न्यूज अपने दर्शकों को दिखा चुका है और बता चुका है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि भले ही दिल्ली सरकार ये रोती रही हो, ये कहती रही हो कि बिजली कंपनियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम दस्तावेजों की बात करें उसमें भले ही नुकसान दिखाया जाता हो, लेकिन हकीकत में इन बिजली कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ फायदा हो रहा है। अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो है आम जनता। तो हर तरह से जनता को धोखा मिल रहा है। अंधाधुंध बिजली कटौती भी होती है, जो मीटर लगाए गए हैं सरकार की तरफ से वो किस तरह से चलते हैं, उसमें रीडिंग किस तरह से आती है, उसका अंदाजा आप एक दिल्ली वासी से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इस परेशानी को लगातार झेल रहा है। वहीं बात अगर बिजली बिलों की करें तो उसमें भी गड़बड़ी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सत्याग्रहियों की।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से निकले 50,000 सत्याग्रहियों का जत्था आगरा की ओर रवाना हो चुका है। इन सत्याग्रहियों की मांगों को लेकर आज एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से भी मुलाकात करेगा। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जन सत्याग्रह पर निकले करीब 50,000 आदिवासियों और किसानों का काफिला पैदल दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का सत्याग्रह मार्च दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को ग्वालियर से शुरू हुआ हजारों किसानों का जत्था आगरा के लिए निकला। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर जन सत्याग्रह पर निकले करीब 50,000 आदिवासियों और किसानों का काफिला पैदल ही दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। दिन भर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के बाद ये किसान सड़क पर ही अपनी रात गुजार रहे हैं। इन सत्याग्रहियों ने 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल्ली के लिए मार्च शुरू किया था, जो मुरैना, मनिया, बरैठा होते हुए आगरा की ओर कूच कर चुका है। एकता परिषद के बैनर तले जन सत्याग्रह कर रहे इन आदिवासियों और किसानों को 28 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचना है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन हो। भारत के हर नागरिक को घर बनाने लायक जमीन दी जाए। आदिवासी क्षेत्रों के लिए कानून सख्ती से लागू हो। महिलाओं को भी किसान का दर्जा मिले और केंद्र सरकार की ओर से लैंड पूल बने, ताकि देश भर में खाली पड़ी जमीन के बारे में पता चल सके। इसके साथ ही जमीन विवाद के निपटारे के लिए भी विशेष अदालत बने। इन मांगों को लेकर इन सत्याग्रहियों को सरकार से कोई भी वायदा या भरोसा मौखिक तौर पर नहीं चाहिए, बल्कि सत्याग्रही आश्वासन लिखित रूप में लेना चाहते हैं। यही नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सत्याग्रहियों ने सरकार से लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर भी कस ली है। सड़क पर उतरे किसानों के तेवर को देखकर केंद्र सरकार अब घबराई हुई है। अब ऐसे में ये देखना है कि सरकार इन सत्याग्रहियों को कोई भरोसा देकर इन्हें बीच रास्ते में रोक पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो किसानों का ये सत्याग्रह है, ग्वालियर से दिल्ली का कूच कर रहे हैं ये तमाम किसान, ये तमाम सत्याग्रही जो अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को सुना नहीं गया, जिसकी वजह से आज इन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। क्या है इन किसानों की मांग? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद के गठन की मांग कर रहे हैं ये तमाम किसान। हर नागरिक को घर बनाने लायक जमीन दी जाए, ये मांग है इन किसानों की। आदिवासी क्षेत्रों के लिए कानून सख्ती से लागू हो, मांग कर रहे हैं ये किसान। महिलाओं को भी किसान का दर्जा मिले, साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से लैंड पूल बने, ये मांग है इन किसानों की। देश भर में खाली पड़ी जमीन के बारे में पता लगाया जाए, जमीन विवाद के लिए विशेष अदालत बनाई जाए। तो आपको बता रहे क्या है इन किसानों की मांग, जिसे लेकर ये ग्वालियर से दिल्ली का पैदल कूच कर रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चलो का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं ये तमाम किसान। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी और कांग्रेस में जंग तेज होती जा रही है। मोदी ने सोनिया गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि सोनिया को इतिहास की जानकारी नहीं है। कभी भी वो ये भी कह सकती हैं कि अहमद पटेल ने शहर बसाया। अहमद पटेल सोनिया के राजनीतिक सलाहकार हैं। तो एक बार फिर से हमला बोला है नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर। इससे पहले उनके निजी खर्चे पर, माफ कीजिएगा, जो निजी यात्राओं पर सरकारी खर्चा हुआ उसे लेकर उंगलियां उठा चुके हैं नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी पर। वो मामला अभी शांत हुआ भी नहीं था कि एक और कटाक्ष किया है नरेंद्र मोदी ने सोनिया पर। सीधे तौर पर हमला किया है और कहा है कि सोनिया गांधी को इतिहास की अगर हम बात करें
तो उसकी जानकारी नहीं है, ये कहना है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी की माने तो सोनिया गांधी के इतिहास की जानकारी पर सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी तो ये तक कह सकती हैं कि जो अहमद पटेल है उन्होंने शहर बसाया। आपको बताते चले कि अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। एक उदाहरण यहां पर नरेंद्र मोदी की तरफ से देने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं ये दूसरा हमला है नरेंद्र मोदी का, दूसरा नहीं एक नया हमला है नरेंद्र मोदी का सोनिया गांधी पर। अब क्या कुछ जवाब आता है सोनिया गांधी का और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले नरेंद्र मोदी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी ही नजर आ रही हैं। एक के बाद एक कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके निशाने पर सीधे तौर पर सोनिया गांधी हैं। कभी खर्चों को लेकर नरेंद्र मोदी उंगली उठाते हैं सोनिया गांधी पर, तो फिर कभी वो उनके इतिहास की जानकारी को लेकर सवालिया निशान लगाते हैं। फिलहाल पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चैनल वन न्यूज संवाददाता कौशलेंद्र, एक और हमला नरेंद्र मोदी का सीधे सोनिया गांधी पर, इतिहास की जानकारी पर ही सवाल उठा दिया उन्होंने। वो शुरू से इस तरह के हमले करते आ रहे हैं सोनिया गांधी पे। वो जानते हैं कि उनका जो निशाना है वो गुजरात नहीं है, गुजरात से आगे वो कुछ देख रहे हैं, वो है दिल्ली की सत्ता। तो इसके लिए उन्हें अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो सोनिया गांधी से दिखता है और सोनिया गांधी को इस कारण से हमेशा चैलेंज करते आ रहे हैं। और कुछ हद तक उनका ये जो कहना है, वो जानते हैं कि अगर ऐसी वो कोई भी बात बोलेंगे तो जनता से वो इस मामले से जनता भी कहीं ना कहीं कुछ इत्मीनान रखती है। जैसे अगर वो ये बोलते हैं कि सोनिया गांधी को भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है, सोनिया गांधी को भारत की डेमोक्रेसी की जानकारी नहीं है, तो उनका ये कहना है कि एक ऐसी नेत्री, एक ऐसी नेता, एक नेशनल पार्टी की इतनी पावरफुल लीडर जिनको इस तरह की जानकारी नहीं, इंडिया के बेसिक्स की जानकारी नहीं, वो कैसे इंडिया को रूल कर सकती हैं। उनका ये कहना है कि विकल्प बस हम हैं, वो विकल्प नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कौशलेंद्र बड़ा सवाल, हमले तो लगातार जारी है सोनिया गांधी पर, लेकिन पलटवार को लेकर क्या कुछ गुंजाइश है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं? क्या सोनिया गांधी या फिर उनके जो तमाम सलाहकार कहें या फिर पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से, किसी की भी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इसे लेकर? हाँ, सोनिया गांधी पे जब भी मोदी ने हमले किए हैं और इसके एवज में जब भी हमले किए गए सोनिया गांधी पे, तो कांग्रेस ने बहुत ही वेहमेंट एक एक्सप्रेशन किया है, बहुत ही तीव्रता से उसकी निंदा की है। अभी ये देखा जाना है कि वो और जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं किस तरह से उनका बचाव करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी जो कांग्रेस की पीसी होने वाली है उसका मेन बिंदु होगा कि वो किस तरह से इस मामले को, मोदी के जो ये बयान है उस पर वो कमेंट करते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पलटवार करते हुए कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी के लिए। और फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।